नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। और आज बात करेंगे एमपी के उमरिया जिले की बांधवगढ़ विधानसभा सीट की। बांधवगढ़ विधानसभा का सियासी समीकरण कैसी है यहां की सियासत? बीजेपी का गढ़ है बांधवगढ़। क्या कांग्रेस तोड़ पाएगी बीजेपी का किला, या बीजेपी फिर लिखेगी जीत की इबारत? 2023 के चुनावी संग्राम में आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य विधानसभा बांधवगढ़ की। बांधवगढ़ विधानसभा सीट पहले उमरिया विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, मगर 2007 में परिसीमन के दौरान बांधवगढ़ विधानसभा सीट का गठन हुआ था। बांधवगढ़ विधानसभा उमरिया शहर की सबसे पुरानी और किसी जमाने में प्रदेश समेत देश की सियासत का केंद्र रही थी। परिसीमन से पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। 2006 के परिसीमन में क्षेत्र में थोड़ा बहुत बदलाव करते हुए इस विधानसभा का नाम बांधवगढ़ कर दिया गया। तब से ज्ञान सिंह 2008 और 2013 के चुनाव में लगातार जीतते रहे और 2017 के उपचुनाव में उनके बेटे शिव नारायण सिंह ने जीत दर्ज की। कभी कांग्रेस का गढ़ रही बांधवगढ़ विधानसभा अब बीजेपी के कब्जे में है। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो दोनों दल सक्रिय हो गए हैं। गौंड बाहुल इस क्षेत्र में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। बांधवगढ़ विधानसभा में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो कुल मतदाता यहाँ 2,26,668 हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या यहाँ 1,15,586 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,11,082। बांधवगढ़ विधानसभा के जातीय समीकरण की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के मतदाता यहाँ 52% है। वहीं अनुसूचित जनजाति के मतदाता यहाँ पर 9%। सामान्य वर्ग के मतदाता यहाँ 11% हैं, तो ओबीसी वर्ग के मतदाता 28%। वहीं अल्पसंख्यक यहाँ 10% हैं। ब्राह्मणों की संख्या यहाँ 16,000 है। बनिया वर्ग के मतदाता यहाँ 4,000 हैं, तो ठाकुर यहाँ पर 5,000। यादव समाज के करीब 4,500 मतदाता हैं। सोनी समाज के यहाँ 2,000 मतदाता, राय समाज के 2,000, तो अन्य के यहाँ 39,000 मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जिले के बांधवगढ़ विधानसभा में संगठनात्मक रूप से सियासी सरगर्मियां भी तेजी से पकड़ रही हैं। बांधवगढ़ विधानसभा में तकरीबन 2 लाख मतदाता हैं। आंकड़ों की माने तो पुरुष मतदाता यहां 1,15,586 हैं और महिला मतदाता 1,11,082, यानी यहां कुल मतदाता 2,26,670 हैं। बांधवगढ़ में जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ आदिवासी समुदाय 65% से अधिक है। खास तौर से आदिवासी समाज में गौंड समाज की संख्या ज्यादा है। हालांकि इनके अलावा कोल और बैगा जनजाति भी है, लेकिन गौंड समाज की अपेक्षा इनकी संख्या कम है, जिस वजह से सियासी मैदान में गौंड समाज ज्यादा सक्रिय है। हालांकि परिसीमन के बाद दूसरा आदिवासी समाज भी विधानसभा में चुनावी मैदान में कूदा है, लेकिन जातीय समीकरण की वजह से उन्हें हार मिली। बांधवगढ़ विधानसभा में बीजेपी शुरू से ही गौंड समाज पर ही भरोसा जताती आई है। हालांकि पूर्व में कांग्रेस ने बैगा समाज के बड़े आदिवासी नेता प्यारेलाल बैगा को उम्मीदवार बनाया था,
लेकिन उन्हें शिकस्त मिली थी। इनके अलावा साल 2018 में सती लाल बेगा भी निर्दलीय के रूप में मजबूत दावेदारी के साथ मैदान पर थे। 18,000 के करीब मतदाताओं ने भरोसा भी जताया, लेकिन उन्हें भी शिकस्त मिली। इसके अलावा भी अन्य राजनीतिक दलों से दूसरे आदिवासी नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमाए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुल मिलाकर इस विधानसभा में जातीय समीकरण के चलते गोंड समाज राजनीतिक महकमे में ज्यादा प्रबल है। राजनीतिक पार्टियां भी इन पर भरोसा कर इन्हें ही अधिकृत प्रत्याशी बताती हैं। बांधवगढ़ विधानसभा के सियासी समीकरण की बात की जाए तो साल 2008 में यहां बीजेपी के ज्ञान सिंह 43,743 वोटों से जीते और कांग्रेस की सावित्री सिंह धुर्वे यहां 28,440 वोटों से हार गईं और इस बार हार जीत का अंतर 15,303 वोटों का था। वहीं 2013 में बीजेपी के ज्ञान सिंह यहां 66,881 वोटों से जीते और कांग्रेस के प्यारे लाल बैगा यहां 48,236 वोटों से हार गए और इस बार हार जीत का अंतर 18,645 वोटों का था। वहीं 2017 में बीजेपी के शिव नारायण सिंह यहां 74,356 वोटों से जीते और कांग्रेस की सावित्री सिंह यहां 48,880 वोटों से हार गईं और हार जीत का अंतर इस उपचुनाव में 25,478 वोटों का रहा। वहीं 2018 में बीजेपी के शिव नारायण सिंह यहां 59,158 वोटों से जीते और कांग्रेस के डॉक्टर ध्यान सिंह परस्ते यहां 55,255 वोटों के साथ हार गए और इस बार हार जीत का अंतर मात्र 3,903 वोटों का था। 2007 के परिसीमन के बाद बांधवगढ़ विधानसभा बीजेपी की ही झोली में बनी रही, यानी ये बीजेपी का गढ़ बना रहा। इस विधानसभा में एक और खास बात रही कि साल 2008 से पिता पुत्र ही बीजेपी से विधायक रहे हैं, यानी आरक्षित सीट बांधवगढ़ विधानसभा में परिवारवाद हावी रहा है। बीजेपी में टिकट की दावेदारी के लिए संगठन के दूसरे आदिवासी नेता भी उम्मीदवार के रूप में सामने आए, लेकिन संगठन इसी परिवार पर भरोसा जताता रहा और संजोग से ये परिवार जीतता भी रहा। कांग्रेस ने जरूर कई आदिवासी नेताओं को इस विधानसभा में आजमाया, पर हर बार शिकस्त मिली। 2007 के परिसीमन में उमरिया सामान्य सीट में बदल दी गई, इसे ट्राइबल आरक्षित कर बांधवगढ़ विधानसभा नवासी नाम दिया गया। भौगोलिक रूप से परिसीमन के बाद कई क्षेत्र जोड़े गए और कई जिले की दूसरी मानपुर विधानसभा में हस्तांतरित कर दिए गए। परिसीमन के बाद आरक्षित सीट होने की वजह से क्षेत्रीय स्तर पर आदिवासी नेता सक्रिय हुए और इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत हुई। हालांकि भाजपा ने परिसीमन से पूर्व ही साल 2003 में भविष्य के राजनीतिक बदलाव को भांप लिया था और उमरिया सामान्य सीट से आदिवासी नेता ज्ञान सिंह को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा था। इस चुनाव में ज्ञान सिंह ने कांग्रेस के मजबूत नेता अजय सिंह को शिकस्त देकर राजनीतिक अखाड़े में जीत दर्ज की थी। इस सीट पर 2003 के बाद चारों विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। साल 2003 से पूर्व उमरिया की इस सामान्य सीट पर ज्यादातर कांग्रेस का कब्जा रहा। हालांकि 1962 में मिश्रीलाल विश्वकर्मा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1977 के चुनाव में निपेंद्र सिंह जनता पार्टी और 1990 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह चंदेल जनता दल से विजयी हुए थे। कुल मिलाकर परिसीमन के बाद उमरिया से बांधवगढ़ विधानसभा में तब्दील हुई ट्राइबल आरक्षित इस सीट पर फिलहाल साल 2003 के चुनाव के बाद से ही बीते 20 सालों में बीजेपी ने मजबूती के साथ जीत का झंडा गाड़ा हुआ है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का लंबा समय है सरकार में रहने का, वही उसके लिए समस्या बन गया है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जो सबसे बड़ी इस क्षेत्र की समस्या है वो है बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी के संबंध में बहुत सारा काम किया जाना था और 20 साल का कार्यकाल एक लंबा कार्यकाल होता है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से बचने का कोई बहाना नहीं ढूंढ सकती। कांग्रेस के लिए थोड़ा सा आरामदायक स्थिति है, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस न तो केंद्र में है न राज्य में है
भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में भी है। सफलताएं अगर वो अपनी गिनवाए तो बहुत कुछ उसके पास कहने के लिए है नहीं। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस के पास कोई जिम्मेदारी थी नहीं। पिछले करीब 9 साल से केंद्र में भी वो नहीं है और पिछले 15 महीनों का कार्यकाल अगर मध्य प्रदेश का छोड़ दिया जाए तो 20 साल होते हैं। 20 साल से वो मध्य प्रदेश में है नहीं। तो जो बड़ा कार्यकाल है, जो लंबा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो उसके लिए समस्या है। क्योंकि कांग्रेस थोड़ा सा कंफर्टेबल स्थिति में इसीलिए है कि उसके पास लाइबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। तो हमको जो मेरा अनुमान है, बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी जो लहर है वो है। और बिजली ने करेले पर नीम चढ़ा की कहावत को चरितार्थ करने का काम किया है। तो भाजपा के लिए तो समस्या है। साल 2018 के विधानसभा निर्वाचन में बांधवगढ़ विधानसभा में बीजेपी के शिवनारायण सिंह ने करीब 3900 के छोटे अंतर से जीत दर्ज की थी, जो बीजेपी के लिए सही संदेश नहीं कहा जा सकता। इस चुनाव में कांग्रेस से रिटायर्ड शिक्षक डॉक्टर ध्यान सिंह मैदान पर थे। मतांतर के छोटे आंकड़ों को देख इस सीट पर आगामी विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही है। साल 2018 के निर्वाचन में बीजेपी से टिकट मांग रहे सतीलाल बैगा को टिकट न मिलने से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए थे। साल 2018 के निर्वाचन में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सतीलाल ने 18,000 वोट पाए थे, जो बीजेपी के लिए संकट साबित हुआ और बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीत पाई। जहाँ तक मेरा अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी के पास घूम फिर के ज्ञान सिंह जी और वर्तमान विधायक शिवनारायण सिंह जी के अलावा बांधवगढ़ में कोई विकल्प नहीं है। मानपुर में मीना सिंह जी जो मंत्री हैं वो एक सशक्त विकल्प है। इन तीनों के इर्द गिर्द दोनों विधानसभा क्षेत्रों में टिकट की दावेदारी घूम रही है। इनके पास कोई इससे जो आज जो सत्ता विरोधी रुझान है उससे पार पाने के लिए इन तीनों उम्मीदवारों से अच्छा उम्मीदवार उनके पास आज भी नहीं है। ये सच्चाई है। अनुभव होता है, एक मंझा हुआ जो उम्मीदवार होता है उसकी कमी जरूर है। संगठन ने भी बहुत काम किया है कांग्रेस के, और भाजपा तो संगठनात्मक तरीके से मजबूत है ही। लेकिन जो अंतर है वो यही है, 20 साल का कार्यकाल, और जो 20 साल में एक जिम्मेदारी और जो अपेक्षाएं बढ़ती हैं जनता की तरफ से, उसका जवाब भाजपा को देना। क्या है स्थानीय मुद्दे? रोजगार बड़ी समस्या, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का हाल बेहाल, विकास की कमी। बांधवगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्र में सरकार ने कई योजनाओं के तहत काम तो किए, लेकिन आम जनता की माने तो ये काम नाकाफी है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसे आकाशकोट में आजादी के बाद से ही पानी की भारी किल्लत है। आकाशकोट समूह में करीब 34 गांव हैं। इन गांवों में सैकड़ों की संख्या में गरीब आदिवासी जीवन यापन कर रहे हैं। इन गांव के लोगों को पानी के लिए आज भी कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। सरकार ने कई बार पहाड़ी पर बसे आकाशकोट के 3 दर्जन गांव में पानी ले जाने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार असफलता मिली है, जिस वजह से इन गांव में निवासरत सैकड़ों की तादाद में आदिवासी परेशान हैं। सरकार अब इन गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत करोड़ों की लागत से योजना तैयार कर रही है, जिसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि क्षेत्र में आदिवासियों को पानी की भारी किल्लत है। इसके अलावा भी बांधवगढ़ क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां गर्मी में पानी की भारी किल्लत होती है। टैंकर आदि की मदद से इन क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। शहरी क्षेत्र भी गर्मी में पानी की भारी किल्लत से दो चार होते हैं। पीने के लिए, जीने के लिए पानी को जाना पड़ता है घाट खाने 3 किलोमीटर सर। गांव में कोई सुविधा नहीं है। आदिकाल से सर ज्यादा पुरखा कितने खत्म हो गए सब, 3-4 पीढ़ी हो गए। अरे बहुत बड़े जो आते हैं ना वोट लेने, उनको बोलते हैं तो बोलते हैं हाँ करा देंगे। वो वोट पाए अपन भूल गए वो सब। देखिए, लंबे समय से भाजपा सरकार काबिज है। भाजपा सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं।
अगर यहाँ ज़िले में देखा जाए तो लगातार लोगों के द्वारा बिजली को लेके, सड़क को लेके, पानी को लेके लगातार यहाँ पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। भाजपा सरकार के जो दावे हैं, विकास यात्राएं निकल रही हैं, जो भाजपा के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा सरकार में बहुत विकास हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीनी स्तर इस विकास के दावों से बिल्कुल अलग है। विधानसभा में वर्तमान की जो सरकार चल रही है और इसके पूर्व की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने पर्याप्त शोषण किया है हमारे इस क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का। वर्तमान में अभी लेटेस्ट समस्या जो है, कई ऐसे ग्राम हैं जैसे नरवार, घोघरी, लोढ़ा रोड, ये बहुत ही उपयोगी रोडें हैं और ये नहीं बन पा रही हैं। इसमें जो वर्तमान कार्यकाल में चल रहे हैं लल्लू विधायक या कि मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को पर्याप्त नज़रअंदाज किया है। उन्होंने चिन्हित स्थानों पर विकास किया है और चंदिया क्षेत्र के, चंदिया तहसील के विकास में उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। हमारी नाराज़गी जो है क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से है। मुख्यमंत्री की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है और उनका अच्छा काम है, लेकिन वोटिंग तो स्थानीय मुद्दों पर होती है ना। जैसे क्षेत्र में रपटा पुलियों का निर्माण और बिलासपुर जो डैम बन रहा है, उससे जो पीड़ित किसान हैं वो एक समस्या है। जहाँ तक स्वास्थ्य की समस्या है तो उप केंद्र तो बने हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं नहीं हैं। वर्तमान सरकार के खिलाफ वोटिंग होने की संभावना है और मैं भी इस सरकार के विरुद्ध वोट करूँगा। इसके अलावा बांधवगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी बड़ा सवाल है। अस्पतालों में स्टाफ की कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव जैसी कई समस्याओं से आमजन परेशान है। कृषि को लाभ का धंधा बनाने प्रयत्नशील प्रदेश सरकार के मंसूबों पर इस विधानसभा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहां लंबे समय से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। क्षेत्र में कृषि पूरी तरह चौपट हो गई है। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, लेकिन बिजली विभाग में शून्यता बनी हुई है। विधानसभा में मूलभूत समस्याओं के अलावा उद्योग न होने से बेरोजगारी भी चरम पर है। बेरोजगार युवा रोजगार के अवसर तलाशने दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। बांधवगढ़ विधानसभा अंतर्गत शहरी क्षेत्र भी इन समस्याओं से अछूते नहीं है। इस विधानसभा में मूलभूत समस्याओं के अलावा उद्योग आदि न होने से बेरोजगारी भी चरम पर है। बेरोजगार युवा रोजगार के अवसर तलाशने दूसरे प्रदेशों में बहुतायत की संख्या में पलायन करते हैं। इसके अलावा गरीबी के सरकारी आंकड़े जो भी कहें, पर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय आज भी गरीबी का दंश झेल रहा है। इनकी आर्थिक हालत आज भी कमजोर है। प्रदेश की सत्ता में भाजपा ने एक लंबा समय बिताया है। हम आपको बता दें कि 2018 में इलेक्शन हुए थे, वहां पर भाजपा सत्ता से दूर थी, लेकिन कुछ ही महीनों के अंतराल के बाद एक तख्ता पलट हुआ और भाजपा मध्य प्रदेश की सत्ता में दोबारा काबिज हुई। हम आपको बता दें कि 2023 के अंतिम माह में यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन होने हैं और किन मुद्दों पर लेकर यहाँ की जनता वोटिंग करेगी, इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार इनायत सिद्दीकी जी हैं। इनायत जी, ये बताइए, विधानसभा चुनाव होने हैं जी 2023 में किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोटिंग करेगी? मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाजपा हमारे यहाँ जो 20 साल से है, तो 20 साल में जो इन्होंने काम किया है योजनाओं के माध्यम से, मेन फोकस उन्होंने गरीबों के लिए किया है। और गरीबों का मतलब ये है कि जैसे स्वास्थ्य संबंधी कई योजनाएं हैं जिसमें फ्री में लोगों का इलाज हो रहा है, और उसके साथ अन्य योजना जो है इनकी बहुत प्रभावी रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक्टिव है। और इसके अलावा कई अच्छी योजनाएं हैं जो शुरुआत सरकार ने अच्छी दी हुई है, जिसको मैं समझ रहा हूं कि इसका बहुत बड़ा लाभ भाजपा को मिलने वाला है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बांधवगढ़ निवासी के एक और मतदाता हैं शकील खान जी। हम उनसे भी जानते हैं कि वो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे। शकील जी, विधानसभा इलेक्शंस होने हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा मजदूरों का पलायन कहीं हो रहा है तो बांधवगढ़ विधानसभा में हो रहा है। यहाँ पर जो गरीब तबका है, ज़्यादातर मजदूर है, मध्य प्रदेश के बाहर जाकर वो अपनी आय कमा रहा है। ये साथ साथ जो बिजली का मुद्दा है यहाँ पर बड़ा मुद्दा है।
बिजली इस तरीके से आंख मिचौली खेल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, जिससे आमजन पूरी तरीके से परेशान और त्रस्त हो चुका है। प्रश्न ये उठता है कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बना हुआ है, हमारे ज़िले का पानी, हमारे ज़िले की कोयला, हमारे ज़िले का मजदूर वहाँ पर काम करता है, लेकिन हमारे ज़िले को ही बिजली नहीं मिलती है। यही हाल हमारे उमरिया जो है वो वन्य संपदा से बहुल है। यहाँ पर टूरिज्म के नाम पर टाइगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि सारे बाहरी लोग आकर के यहाँ पर टूरिज्म से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उमरिया के लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। उमरिया का व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर जो कृषि है, चूँकि उमरिया कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पर सबसे गरीबों और आदिवासियों के लिए जो है कृषि प्रमुख मुद्दा है। तो कृषि को देखा जाए तो जो नहरों का जाल, जो डैम बनाने थे और जिस तरीके से क्रियान्वयन करना था, 20 साल का भारतीय जनता पार्टी के एक ही परिवार को, पिता और पुत्र को यह जिम्मेदारी मिली, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से एक मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता था कृषि क्षेत्र में उमरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, वो नहीं कर पाए। चाहे रोजगार हो, चाहे बिजली हो, चाहे कृषि हो, हर क्षेत्र में मेरी नज़रों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है और इस बार परिवर्तन निश्चित है। इनायत जी, यहाँ पर बांधवगढ़ विधानसभा में एक लंबे समय तक ज्ञान सिंह ने राज किया, फिर उनके बेटे ने राज किया। लगभग 11 बार ज्ञान सिंह जी ने चुनाव लड़ा, लगभग 10 बार जीत हासिल की। उस पर आपका क्या कहना है? असल में अभी शकील भाई से आपकी बातचीत हो रही थी। शकील भाई ने बोला कि उनकी जो पोलाइटनेस है या सहज सरलता जो है, इस वजह से उनकी जीत रेगुलर हो रही है। जैसे आपने बताया कि 10 बार 11 बार से उन्होंने जीत हासिल की है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योजनाओं का लाभ जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को मिल रहा है, ये सिर्फ उसी का परिणाम है कि रेगुलर 3 बार 4 बार से, मतलब मैं समझ रहा हूँ परिसीमन हुआ था हमारे यहाँ 2007 में, उसके बाद रेगुलर भाजपा बनी हुई है हमारे यहाँ। और इसके पीछे एक और बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो क्षेत्र है, ये स्पेशली ये बांधवगढ़ क्षेत्र जो है, वो तकरीबन 60-65%, 70% यहाँ पर आदिवासी निवासरत हैं हमारे, और ये ट्राइबल सीट है ये वाली। तो उसका भी बहुत बड़ा, चूँकि ज्ञान सिंह पिछले कई सालों से, मैं समझ रहा हूँ कि 30-35 सालों से रेगुलर इस क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी यहां पर कई विकास कार्यों की बात कर रही है। बीजेपी का कहना है कि बांधवगढ़ में 264 करोड़ के विकास के काम जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। हम विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। इस बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुझे अच्छे से ध्यान है कि 2003 के पहले न तहसील थी, न महाविद्यालय थे, न स्वास्थ्य केंद्र थे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। और आज हमारे यहाँ महाविद्यालय भी 4-4, 5-5 महाविद्यालय इस विधानसभा क्षेत्र में हो गए, स्वास्थ्य केंद्र भी खुल गए, तहसीलें, नई तहसीलें खुल गई। अभी मैं तो आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई भी दूंगा कि अभी बिलासपुर भी महाविद्यालय घोषित हो गया। तो निरंतर विकास की तो गाथा इस विधानसभा क्षेत्र में लिखी गई है। सिंचाई परियोजनाएं माननीय ज्ञान सिंह जी ने इधर सिंचाई परियोजनाएं भी कई चालू करवाई। सड़कों का जाल बिछ गया, जहां हम बिछिया कभी सोच नहीं सकते थे कि हम बिछिया पहुंचेंगे। चुनाव प्रचार करने हम लोग जाते थे तो डिंडौरी जिले के एक अजवार गांव से होते हुए हम लोग बिछिया जाया करते थे। आज हम दंदनौहन बिछिया पहुंच रहे हैं। वहीं जब बात विधानसभा 2023 के चुनाव में मैदान में उतरने की आती है, तब भी बीजेपी अपने विकास के नाम पर चुनावी मैदान में उतरने की बात करती है। बीजेपी का कहना है कि बांधवगढ़ हमेशा बीजेपी का गढ़ है। यहाँ हमने कई विकास काम करवाए हैं। 2003 के पहले यहाँ ना तहसील थी, ना कॉलेज थे, ना स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी। अब यहाँ तहसील भी है, कॉलेज भी है और स्वास्थ्य केंद्र भी है। इसलिए हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में ज्ञान सिंह जी को तो मैं बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ढूंढ के सड़कें बनवाई है। जहाँ जहाँ आवश्यक हुआ उन्होंने सड़कें बनवाई है। इतनी हायर सेकेंडरी, इतनी हाई स्कूलें इस क्षेत्र में हो गई, स्वास्थ्य केंद्र हो गए। तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में तो हमारे यहाँ काम बहुत हुआ है, जो 2003 के बाद ही दिखा है। 2003 के पहले तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, अब विकसित राज्य मध्य प्रदेश बन गया। हमारा क्षेत्र भी विकास की ओर बढ़ रहा है और विकास ही हमारा मुद्दा है
और इसी मुद्दे को लेकर हम फिर चुनाव में जाएंगे। विधानसभा 2023 के रण में उमरिया जिले का बांधवगढ़ विधानसभा तैयार है। दावेदारों की लंबी फहरिस्त भी है। यहाँ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाओं की कमी के बीच इस बार का चुनाव होगा। बीजेपी जहां अपने विकास के कामों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस अपने 15 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। लेकिन ये वक्त बताएगा कि मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे बांधवगढ़ में इस बार जनता किसे अपना सरताज चुनती है। बांधवगढ़ से BSTV के लिए KG पांडे की रिपोर्ट।